10वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगर सर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम 9वां पाठ रीढ़ की हड्डी जो एकांकिका है, बहुत ही सुंदर एकांकिका है, इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पाठ का अध्ययन करने से पहले आप अपने सामने किताब और साथ में नोटबुक लीजिए। जो नए शब्द हैं जिसे हम कठिन शब्द कहेंगे, इसका भी अर्थ लिख कर लीजिए और देखेंगे हम रीढ़ की हड्डी यह पाठ लेखक इसके हैं जगदीश चंद्र माथुर। इनका अल्पसा परिचय हम आज यहाँ पर देखेंगे। लेखक जगदीश चंद्र माथुर, इनका जन्म 1917 में बुंदल शहर जो उत्तर प्रदेश में है यहाँ पर हुआ है। मृत्यु उनकी 1978। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माथुर जी ने हिंदी को लोकप्रिय बनाने का काम आकाशवाणी के द्वारा किया है। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। इनकी प्रमुख कृतियां साहित्य है कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। हम जो पाठ अध्ययन करने जा रहे हैं, जो पाठ का नाम है रीढ़ की हड्डी, यह पाठ भोर का तारा इस कृति से, इस किताब से लिया गया है। अब इस पाठ में क्या है कि पाठ के अंदर यह एक छोटी सी एकांकिका है। प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। स्त्रियों का शिक्षण जो महात्मा ज्योतिराव फुले जी और सावित्रीबाई फुले जी ने आरंभ की थी, उन्हें पहले दफा मालूम हुआ था कि स्त्री शिक्षा का महत्व, और यहाँ पर स्त्री शिक्षा का महत्व इस रीढ़ की हड्डी पाठ या एकांकी के द्वारा हमें बताया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए, दकियानुसी यानी दिखावापन, ये जो समाज का विचार है, इसके ऊपर लेखक ने कड़ा प्रहार किया है। नारी समाज को महत्व प्रदान किया है तथा इस पाठ के द्वारा नारी समाज को महत्व प्रतिपादित किया है। अब इस पाठ में क्या दिया है हम देखेंगे। पाठ के अंदर, इस पाठ के अंदर जो एकांकिका है, इन एकांकी में जो पात्र है उनका परिचय हम यहाँ पर लेंगे। उमा जो इस एकांकिका की नायिका है, यह एक सुशिक्षित युवती है, पढ़ी लिखी युवती है। राम स्वरूप उमा के पिता, प्रेमा उमा की माँ, शंकर युवक है, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता, रतन राम स्वरूप का नौकर। जहाँ पर यह एकांकी घटित हो रही है, इसके मालिक है राम स्वरूप। उनकी बेटी का नाम है उमा, उनके पत्नी का नाम है प्रेमा, और घर का नौकर है, इसका नाम है रतन। उमा को देखने के लिए
शंकर आ रहा है, साथ में शंकर के पिता गोपाल प्रसाद है। अब राम स्वरूप के घर में यह तैयारी चल रही है। तो देखते हैं छात्रों पाठ की ओर। पाठ पढ़ते समय कठिन शब्द भी बताते जाऊंगा, उसके अर्थ आपको लिख कर लेने हैं। राम स्वरूप रतन राम स्वरूप का नौकर। एकांकी की तैयारी देखिए। एक कमरा है, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वो आधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उसके नौकर ने पकड़ रखा है। जो सामने से आ रहे हैं उनकी पीठ अपनी ओर है। वह है एक आधेड़ उम्र के जो राम स्वरूप है, और दूसरी ओर तख्त को पकड़े हुए है, उसका नाम है रतन, जो राम स्वरूप का नौकर है। तख्त यानी लकड़ी की एक बड़ी चौकी। राम स्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को इधर मोड़ दे। उधर तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। इस तरह वो तख्त रखा जाता है। रतन, बिछा दे साहब। राम स्वरूप जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहां अक्ल बांट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दू साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? यहां पर रतन अपने मालिक से पूछता है कि बिछा दूं या रख दूं। तो रामस्वरूप कहते हैं कि इतना जो कष्ट हमने लिया है वो किस लिए लिया है? और ऊपर पूछ रहा है कि बिछा दो, पसीना हमने क्यों बहाया है? रतन तख्त बिछाता है, ही हंसता है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। अब यहाँ पर रामस्वरूप अपने नौकर को कहता है कि बीबी जो है उसके कमरे से हारमोनियम और सितार जो है, जो बाजे है, वह लेकर आ। और पति पत्नी रामस्वरूप और प्रेमा उस तख्त के ऊपर एक दरी चादर बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुहावरा है छात्रों, मुंह फुलाना, नाराज होना। प्रेमा अपने पति से रामस्वरूप से कहती है कि तुम्हारी बेटी तो नाराज बैठी हुई, मुंह फुलाए हुई बैठी है। रामस्वरूप, क्या हुआ? प्रेमा, तुमने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीने से आना यानी सही ढंग से आना। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। रामस्वरूप अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि जाओ अपनी लाडली से कहो कि जरा करीने से आए, सही ढंग से आए। जो लोग आने वाले हैं वे पढ़े लिखे हैं, वकील है, अच्छे अच्छे सोसाइटी में बैठते उठते हैं, लेकिन उनको बहू चाहिए, लड़की चाहिए, मात्र कम पढ़ी लिखी। प्रेमा और लड़का। रामस्वरूप कहता है बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। ये कहावत है कि बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है, यानी बाप से लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। अब वह लखनऊ में
बीएससी के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है और शादी के बारे में उसका सवाल दूसरा है और पढ़ाई का सवाल दूसरा है। इस तरह उस लड़की की राय है। रतन, बाबूजी बाबूजी धीमे आवाज में कहता है। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? यहाँ पर रामस्वरूप मेहमानों का स्वागत करता है और अपनी पत्नी से कहता है कि जाओ बेटी से कह दो कि मेहमानों के सामने थोड़ा सा गा देगी तो अच्छा होगा। और पूछताछ करते हैं कि आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। गोपाल प्रसाद खकार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि जिस तांगे वाले ने हमें यहाँ छोड़ा है वो आपका घर और रास्ता जानता था, उसने सही तरीके से छोड़ दिया। रामस्वरूप लड़के की तरफ मुखातिब होना, उसके सामने होना है ना, उसके सामने जाना। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां है? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। देखो, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं, लेकिन हफ्ते के अंत में आ गया हूँ। रामस्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। रामस्वरूप लड़के से पूछताछ करते हुए उसके पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं और वो पूछते हैं कि क्या आपका यह जो कोर्स चला है वो आप साल भर में खत्म होगा? शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। लड़का किस तरह उत्तर देता है देखो। वह कहता है कि हाँ हाँ सही है, 1 साल या 2 साल लग जाएंगे। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर जी, 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन यानी अंतर। शंकर हंसते हुए कहता है कि देखो, 1-2 साल का मैं अंतर रखता हूँ, न जाने क्या होगा। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साफ फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। यहाँ पर गोपाल प्रसाद जो विषय चल रहा है उसे चेंज करना चाहते हैं और आवाज में थोड़ा सा बदलाव करके कहते हैं कि चलो अब बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस की बातें कहने पर चौंक जाते हैं। बिजनेस समझ कर, ओह अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। हाँ, बिजनेस की बातें होंगे लेकिन थोड़ा नाश्ता तो करेंगे। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? तकल्लुफ शिष्टाचार। रामस्वरूप तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए। तकदीर यानी भाग्य, तशरीफ लाना यानी विराजमान होना, आना। मेरा भाग्य है कि आप लोग मेरे इस गरीब खाने में आए। और वह अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। यहाँ पर गोपाल प्रसाद अपने लड़के से कहता है कि ब्याह तय करने आए हैं, झुककर क्यों बैठे हो? जरा ठीक से आराम से बैठ जाओ। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर मेज पर रख देते हैं। क्या गोपाल प्रसाद अपने शंकर से कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि तुम्हारी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। इतने में वो रुक जाते क्योंकि रामस्वरूप चाय की ट्रे लेकर प्रवेश करते हैं।
गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने ही नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? और बातचीत का सिलसिला जारी रहता है। रामस्वरूप कहते हैं कि देखिए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। गोपाल प्रसाद कहते कि नहीं, मुझे इस तरह का चाय चाहिए कि आधा दूध, आधा चाय और चीनी भी ज़्यादा चाहिए। चीनी यानी शक्कर। शंकर खकार कर सुना है सरकार आप ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। अब यहाँ पर बेटा शंकर गोपाल प्रसाद के ऊपर ताने मारता और कहता है कि देखो, शायद सरकार आप जो ज़्यादा चीनी लेने वाले हैं उनके ऊपर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। यहाँ पर गोपाल प्रसाद अपने बेटे के ताने पर कहते हैं कि सरकार जो चाहे वो कर ले, अगर उनको आमदनी बढ़ानी है, पैसा ज़्यादा लेना है, तो वह टैक्स एक ही चीज़ पर लगा सकते हैं। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए पूछते हैं कि वह क्या, किस चीज़ पर टैक्स ज़्यादा लगाया जाए? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब देने वाले चूं भी न करेंगे। गोपाल प्रसाद यहाँ पर ताना मारता है कि खूबसूरती पर अगर टैक्स लगाया जाए तो देने वाले भी ये टैक्स देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम खूबसूरत है इसलिए हम ये टैक्स दे रहे हैं। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है कि हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। और तस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए तस्तरी, एक छोटी सी थाली। रामस्वरूप छोटी सी थाली तस्तरी आगे बढ़ाते हुए कहते कि ठीक है कि खूबसूरती का सवाल अब बेढब हो गया है, लेकिन हमारे ज़माने में इस तरह का नहीं था। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, जो तस्तरी में समोसा था वो उठाते हैं और कहते हैं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू, किस मामले में? देखो छात्रों, यहाँ पर शंकर का ध्यान ही नहीं है, जो विषय चल रहा था खूबसूरती का, वो ध्यान ही नहीं। वो पूछता है कि किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। रामस्वरूप पूछता है कि शंकर बाबू, कि शादी तय करने के लिए खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? गोपाल प्रसाद, वह जानते हैं कि लड़का कुछ तभी बेढबी सवाल या उसका उत्तर देगा, इसलिए वो बीच में ही बोल उठते हैं, बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू। रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, और जायजा यानी जन्म पत्र, जिसे हम जन्म पत्रिका कहते हैं, तो मिल ही गया होगा। बीच में ही कहते हैं कि देखो रामस्वरूप, कि लड़की खूबसूरत होनी ही चाहिए, निहायत यानी अत्यधिक, और साथ में उसका जायजा जो जन्म पत्रिका है, जिसे हम कुंडली कहते हैं, वे दोनों की मिलनी ही चाहिए। रामस्वरूप जी, जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। यहाँ पर शंकर हंसता है क्योंकि देखो छात्रों, यहाँ पर रामस्वरूप कहता है कि पत्रिका मिलने या कुंडली या मिलने में कुछ दिक्कत नहीं,
ठाकुर जी के सामने अगर रख दिए तो वो अपने आप पत्रिकाएं, जो कुंडली जमा देता है। और यह शंकर हंसने पर गोपाल प्रसाद थोड़े से क्रोधित होते, गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। अब यहां पर रामस्वरूप को गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़की किस तरह की होनी चाहिए। एक तो लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, उसकी कुंडली मिलनी चाहिए, साथ में वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ सिलाई पुराई यानी सिलाई का काम उसे आना चाहिए। रामस्वरूप मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से जो सामने मेज रखी थी टेबल उसे बाजू कर देते हैं और अंदर की ओर मुंह करते हुए जोर से, अरे जरा पानी भिजवा देना। और उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय लड़का चेहरा ऊपर को उठा जाता है, उसका चेहरा ऊपर को उठा जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। जब वह यह तस्वीर लेके आती है और पिताजी को देती है तो उसके सिर के ऊपर का पल्लू उड़ जाता है और उमा ने अपने नाक के ऊपर रखी हुई ऐनक, जिसे चश्मा सुनहरे रंग का, दिख जाता है और बाप और बेटे दोनों चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ में चश्मा। रामस्वरूप जरा शक पकाकर घबरा जाते हैं। जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा। रामस्वरूप स्थिति को संभालते हुए कहते हैं कि देखो, पिछले महीने उमा के आंख दुखने लगे थे तो ये चश्मा लगाना पड़ा। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? गोपाल प्रसाद कहते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं ना चश्मा लग गया, क्योंकि हमें ज़्यादा पढ़ाई करने वाली लड़की नहीं चाहिए। छात्रों, यहाँ पर हम रुकेंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और पढ़ाई भी कीजिए। धन्यवाद।